लिंग्विस्टिक पोर्शन होता है दोनों लैंग्वेजेस का। तो हम्म। सीडीपी अगर आप अच्छे से करते हैं तो वो 30 मार्क्स आप फिक्स करते हैं, प्लस लैंग्वेज के जो 10 to 15 क्वेश्चंस हैं, 10 एटलीस्ट 10 एग्जाम देके आई थी, तो मुझे लगा था कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी चीजें हो गई थी उस वक्त, मेरा इंटर्नशिप का सबमिशन वगैरह था, रिसर्च थे हमारे, पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह थी, तो मुझे लगा था इस बार नहीं भी है तो आपको 20 मार्क्स पहले हट जाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन जो 60 मार्क्स है, जिसमें से 40 मार्क्स। सो लक्ष्मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस कि सीटेट क्वालिफाई हो गया है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि सीटेट आपने विद फ्लाइंग मार्क्स, इफ आई वुड से, तो इट वोंट बी रॉन्ग, आपने पास किया है 100+ के साथ। लक्ष्मी, मेरा जो कंसर्न है कि आज के समय में जहाँ पे सीटेट सबकी जरूरत बनी हुई है, टीचिंग जॉब की जहाँ पे जरूरत बनी हुई है, कोई भी इवन अ प्राइवेट जॉब, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो भी बिना सीटेट के वो रिक्रूट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को फॉर बीइंग अ टीचर। लेकिन वहां पे भी अगर आप सीबीएसई का डेटा देखोगे ना, तो जितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उसके हार्डली 14-15% स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं सीटेट के पेपर को। सिंस आपने पेपर 2 क्लियर करा है, तो हम पेपर 2 पे ही बातों को रखेंगे कि आखिर कहाँ दिक्कत आ जाती है। मतलब स्टूडेंट्स को सीटेट किस हद तक सीरियसली लेना चाहिए, अगर वो सीरियसली ले रहे हैं तो कहाँ पे उनका लैक कर रहा है चीज। मतलब सीटेट को किस हिसाब से स्टूडेंट्स को लेना चाहिए कि अगर आप रेगुलर गोइंग भी हो कॉलेज में, तो आपका सीटेट स्मूथली विद द फ्लाइंग कलर्स आप फ्लाई करते हुए उसी लय में निकाल लो कि आपका कॉलेज भी हो गया, समय के साथ सीटेट भी हो गया, और जैसी जरूरत है तो आप उसी हिसाब से जॉब में भी आ गए। क्योंकि सिंस आप RI NCERT में आप रेगुलर गोइंग कॉलेज में हो, तो रेगुलर बीएड परस्यू कर रहे हो बेसिकली, तो किस तरीके से लक्ष्मी लेना चाहिए सीटेट के एग्जामिनेशन को? लक्ष्मी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वार्म विशेस। मैम सीटेट अगर मैं रेगुलर गोइंग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि हम क्यों इतने ज्यादा क्वालिफाई बच्चे नहीं कर पा रहे, स्पेशली हम सीटेट पेपर 2 की बात करते हैं, तो मेरे लिए हेक्टिक था थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि अभी अभी मैंने इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करी, और क्योंकि हम नॉर्मल स्कूल्स में नहीं था, वो रेजिडेंशियल स्कूल में था, तो वहां पे टाइम मैनेज करना थोड़ा सा टफ था एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स के अकॉर्डिंग मैं कहूँ। लेकिन उसमें ये रहता है कि रेगुलर स्कूल्स, अगर आप रेगुलर गोइंग स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि आपकी वो टीचिंग पर्सपेक्टिव का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा क्लियर रहता है एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो डिस्टेंस से परस्यू कर रहे हैं बीएड को, क्योंकि आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो और स्टूडेंट के लेवल पे जाके सोच पा रहे हो कि जो चीज हमें लग रहा है कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको तो मैं फैक्चुअल डेटा में समझा दूंगा। नहीं, आपको बच्चे के लेवल पे जाके सोचना है कि जो चीज आपको बहुत इजी लग रही है समझने में, वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजी नहीं है, तो आपको कौन सी चीज को आप एकदम लेमेस्ट लैंग्वेज में आप समझा सको, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। टफ होता है, सबसे पहली बार डेडिकेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन आपको खुद कोई ना कोई आप बहाना ढूंढ लोगे कि ये रीजन हो गया इसलिए नहीं कर पाया, ये रीजन हो गया इस वजह से नहीं कर पाया। आप कुछ मत कीजिए, आप पहले पैटर्न डिवाइड कीजिए कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ पे है। CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड सोशल साइंस। अब मेरा जो वीकर पॉइंट था वो सोशल साइंस था, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, दो साल की इस जर्नी में बीएड में मैं मोस्ट ऑफ पेडागोजिकल प्रोसेस में, जिसकी वजह से कंटेंट से होल्ड छूटा हुआ है। करेक्ट। सबसे मेजर प्रॉब्लम मेरी ये रही, और मेरे अगर आप सीटेट का रिजल्ट भी देखोगे तो CDP लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 एज कम्पेयर टू अच्छा रहा, 20+ है सब में, लेकिन मैं अपनी सोशल साइंस में 40 भी क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि वो कंटेंट होल्ड छूटा हुआ है। और उसमें आपको तीनों चीजें कवर करनी है, आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तीनों। तो होता ये है कि जो सीटेट होता है उसमें सब वो 60 मार्क्स ज्यादा देखते हैं जो कंटेंट का है, और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बहुत ही फैक्चुअल चीज है कि आप उस कंटेंट को कवर नहीं कर पाएंगे पूरा। और हर कोई वो 60 मार्क्स कवर करने के चक्कर में जो सबसे इजी स्कोरिंग जो CDP और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, उसको छोड़ देते कि वो तो ये आराम से हो जाएगा, कंटेंट कवर कर लेते, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स ये ले रहा है, 60 मार्क्स ले रहा है। सबसे
जो बेसिक है वो यही है, बाद में सीडीपी को ये लाइन वाइज रीड कर रहे हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा टेस्ट और बाकी सब पैडागोजिकल चीजें। मेजर प्रॉब्लम ये कि कंटेंट को आप सेकेंडरी रखिए, जो इजी स्कोरिंग सब टॉपिक्स हमारे उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। जब मैं दली बाइट्स में जब मैंने ज्वाइन किया था तो रिमझिम मैम की क्लास थी सीडीपी की हमारी। मैम ने कहा था कि सीडीपी अगर आपने अच्छे से कर ली ना तो ये तो हमारे जो 30 मार्क्स सीडीपी के, 30 मार्क्स लैंग्वेज के, लैंग्वेज 1 और 30 मार्क्स लैंग्वेज 2, ये तो आप इजीली आपकी बेसिकली सीडीपी पढ़ने से आपकी वो अप्रोच बनती है क्वेश्चन से टैकल करने के लिए और क्वेश्चन की अप्रोच समझने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज में आपसे कोई नहीं पूछेगा, ग्रामेटिकल चीजें कोई नहीं पूछेगा, हार्डली एक क्वेश्चन होगा ग्रामर से, वो भी हमारा पैसेज में से होता है, सारा लैंग्वेज अप्रोच होती है। तो अगर आपका सीडीपी क्लियर है तो, क्योंकि जाहिर सी बात है सीडीपी में आप लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव्स भी पढ़ते हैं, अवेगॉस भी पढ़ेंगे, उसमें आप अलग अलग लैंग्वेज सिंकर्स को बारे में पढ़ते हैं, तो आपके दोनों लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसी के जरिए सीडीपी में। और जो लैंग्वेज का अदर पोर्शन होता है, लिंग्विस्टिक पोर्शन होता है, उसके लिए आपको हार्डली एक लेक्चर की जरूरत होती है, हार्डली, जो उसका लिंग्विस्टिक पोर्शन होता है दोनों लैंग्वेजेस का। तो सीडीपी अगर आप अच्छे से करते हैं तो वो 30 मार्क्स आप फिक्स करते हैं, प्लस लैंग्वेज के जो 10 to 15 क्वेश्चंस हैं, 10 एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस वो फिक्स करते हैं, 10 क्वेश्चन आप लैंग्वेज 2 में फिक्स करते हैं, एंड 20 क्वेश्चन जो आपके पेडागोजिकल प्रोसेस के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उन 60 में से आप वो फिक्स करते हैं, क्योंकि आपका एक अप्रोच बिल्ड होता है अगर आप सीडीपी को पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उस 60 मार्क्स को देखते हैं जो सोशल साइंस के हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे पेडागोजिकल के होते हैं। मेरा रिजल्ट मैम अगर मैं बहुत क्लियर कट में कहूँ तो मेरा जो 10 मार्क्स है उसमें मेरे को 70 मार्क्स जो है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो मुझे 82 मार्क्स चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। मेरे 70 मार्क्स जो है वो सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से थे। तो अगर मैं कितना भी अगर मैं पेपर अगर ढंग से नहीं करके आते, या होता है क्योंकि आप जितना प्रिपेयर करके जाते हो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑन द स्पॉट पेपर को कैसे टैकल कर रहे हो, आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हो, वहां पे कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो। तो पेपर करने से पहले आप जब जो चीज आप दिमाग में लेके चल रहे हो कि मैं पहले ये सॉल्व करूंगी, वहां पे जाकर आपका सारा गेम उल्टा हो जाता है। तो मेरे जो मार्क्स 70 मार्क्स थे वो मेरे सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से आए, तो मुझे सिर्फ 12 मार्क्स चाहिए थे, जो मेरे को सोशल साइंस में मुझे पता था इजीली हो जाएगा क्योंकि इतना तो सही हुआ ही है। करेक्ट। और क्योंकि सीडीपी पढ़ने से वो जो 20 मार्क्स थे पेडागोजिकल के, वो उसकी अप्रोच एकदम क्लियर हो गई थी। तो जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो है कि आप सीडीपी को सिर्फ फैक्चुअल नहीं पढ़िए, टाइम देके उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि आपके जो आगे वैकेंसीज के एग्जाम रहेंगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी अदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं हमारे, स्टेट टेस्ट होते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिर्फ एक बार आप सीडीपी को जितने टॉपिक्स हैं, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं करना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लो, नहीं, एक बार एज एन अ टीचर आपको सीडीपी में सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, तो एक बार सिर्फ आप सारे टॉपिक को एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़िए, और उसके बाद आप देखिए आपके वैकेंसीज में जितने भी सीडीपी क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टीचिंग अप्रोचेस के, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, लैंग्वेज में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आएगा और आपके कंटेंट में आएगा, बहुत हद तक आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देन आप उसके बाद कंटेंट पे आइए। कंटेंट आपको कैसे पढ़ना है वो सबकी अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, किसी को फैक्चुअल चीजें आती हैं, कोई बुक से पढ़ता है, कोई किसी की ऑडियो लर्निंग होती है, कोई वीडियो लर्निंग में एक्सपर्ट होता है, कोई बुक से पढ़ता है, कोई नोट्स के जरिए पढ़ता है। फिर वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सीटेट आप दे रहे तो मिनिमम आप ग्रेजुएट हैं अपने कंटेंट से, तो इतने सालों में आप कहीं ना कहीं अवेयर हो जाते हैं कि मैं किस मेथड से ज्यादा इजीली चीजों को ग्रैप कर सकता हूँ। करेक्ट। तो सबसे पहली है कि आप सीडीपी को करिए और दिमाग को एकदम खोल के कि हाँ ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो लिख दिया गया वो परम सत्य नहीं है, उसको अपने अकॉर्डिंग भी पॉसिबिलिटीज कीजिए कि अगर मैं 8-9 साल का बच्चा होता है, अगर 8 क्लास की स्टूडेंट होती तो मैं इस चीज को कैसे देखती। आप वो 24 या 25 वाले माइंडसेट से मत बैठिए एग्जाम में, आप वो 10 से 12 साल 15 साल के बच्चे के माइंडसेट से बैठिए
कि अगर मैं 10 से 12-15 साल का बच्चा हूँ, तो मैं इसको कैसे समझाऊँगा? तो वो एक अप्रोच थोड़ी-सी रखनी पड़ेगी। ओके, ठीक है लक्ष्मी। कुछ ऐड कर रहे हो आप? मैम ऐड तो जैसे सीटेट को इतना प्रेशर लेके मत पढ़िए। ओके। थोड़ी-सी एक हुँ, चीज़ ये है कि हुँ, मैंने मेरा ये था कि हाँ, प्रेशर आता है जब मैं भी एग्ज़ाम दे के आई थी, तो मुझे लगा था कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई थी उस वक़्त। मेरा इंटर्नशिप का सबमिशन वगैरह था, रिसर्च थे हमारे, पेपर प्रेज़ेंटेशन वगैरह थी, तो मुझे लगा था हुँ, इस बार नहीं हो पाएगा। हुँ, एक अच्छे मार्क्स से नहीं क्रॉस कर पाऊँगी, मुझे पता था कि हाँ, कैटेगरी से क्वालीफाई हो जाएगा, पर जनरल में मैं शायद ना आ पाऊँ, हुँ, क्योंकि मेरा सोशल साइंस अच्छा नहीं गया था। हुँ, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें कवर करने में आपको टाइम लगता है, और एज़ एन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री वो थोड़ा-सा मेरे लिए टफ हो जाता है कि मैं इस चीज़ों को समराइज़ करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आदत हो चुकी है पूरे एक एक्सटेंडेड मेथड में पढ़ने की। करेक्ट। तो वो थोड़ी-सी आते हैं इश्यूज़। हुँ, मेरी भी प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड्स ने बताई कि मैंने कहाँ लैग किया, तो उन्होंने बोला कि तुमने फैक्चुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर ली थी। हुँ, नेक्स्ट टाइम जब भी दो, तो चीज़ों को हार्ड वर्क से नहीं, थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क स्मार्ट ज़रूर वर्क। ऐड करना। हुँ, और उनकी इस एडवाइस को मैं आगे जितने भी मेरे वैकेंसीज़ एग्ज़ाम रहेंगे, उसके लिए मैं ज़रूर रखूँगी, हुँ, कि आप एक्सटेंडेड फॉर्म की मैं बार-बार बात कर रही हूँ कि नहीं आप एक्सटेंडेड में पढ़िए, नहीं। उस टाइम पे भी आपको थोड़ा-सा पिकी और चूज़ी होना पड़ेगा, थोड़ा-सा उस वक़्त भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीडीपी टाइम कंज्यूमिंग है आपकी, क्योंकि बहुत लंबा लंबे टॉपिक्स हैं उसमें, बट कोशिश करिए एक बार कंप्लीट करिए उसे। ठीक है लक्ष्मी। हुँ, लक्ष्मी, अब थोड़ा ना हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हुँ, कि जैसे अभी आपने फैक्चुअल चीज़ों की बात करी, सोशल साइंस में सीडीपी की बात हुँ, करी। कई बारी क्या होता है ना कि सीडीपी जो है ना, ये हमारे लिए काफ़ी नया सब्जेक्ट है। अगर हम हुँ, टीचर एजुकेशन फील्ड में नहीं है लक्ष्मी, हुँ, तो हमें सीडीपी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारे और यस सारे मैम। करियर फील्ड में, ठीक है? और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बीएड से लेके सीटेट तक, हुँ, सीटेट से लेके कोई भी टीचर की वैकेंसी आती है, वहाँ पे टीचिंग हुँ, एप्टीट्यूड के नाम पे मौजूद रहेगा, लेकिन सीडीपी रहेगा ज़रूर। यस मैम। भले 3-4 सवाल देखने को मिले, लेकिन रहेगा तब हुँ, तक जब तक कि आप टीचर एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन में बन नहीं जाते। हुँ, ठीक है, तो सीडीपी पे किसी भी स्टूडेंट को कैसे काम करना चाहिए? सोशल साइंस में जो कंटेंट वाला पोर्शन है, किस तरीके हुँ, से स्मार्ट वर्क करे कि उसका सोशल साइंस वाला पोर्शन जो है वो मज़बूत हो जाए? अगर कोई लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा है, उसके 60 में से लगभग 40-45 मार्क्स वो अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसको चाहिए हुँ, कि नहीं मेरे 50 प्लस मार्क्स आना चाहिए। हुँ, आउट ऑफ 60 जैसे 30-30 मार्क्स जो होते हैं। तो उसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स को लैंग्वेजेज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए? लक्ष्मी, थोड़ा ना आप इस बात को सब्जेक्ट वाइज़ कवर करो, पेपर 2 के हुँ, हिसाब से। जैसे पेपर 2 में 30s टू 60s टू हुँ, 30s टू 30 का रेशियो रहता है। तो ज़रा यस आप मैम। सब्जेक्ट वाइज़ आप चीज़ों को बताओ कि किसी भी वीकर पोर्शन पे कैसे काम करना चाहिए? और कोई सब्जेक्ट अगर किसी का एवरेज है, तो उस एवरेज को एनहांस कैसे करना चाहिए? लक्ष्मी। अ, मैम सबसे पहले ना मैं लैंग्वेजेज़ की बात करूँगी, क्योंकि अगर मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँ, तो अपने सब्जेक्ट पे होल्ड बनाने के तरीके तो मैं खुद ढूँढ रही हूँ कि मेरा मतलब सब्जेक्ट पे एक होल्ड अच्छा बन जाए, हुँ, ताकि आगे जो वैकेंसीज़ आ रही हैं, उनको मैं मिस ना कर दूँ, करेक्ट। क्योंकि कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। हुँ, एटलीस्ट 100 प्लस क्वेश्चंस आपको हर वैकेंसी में, हर रिक्रूटमेंट क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे। हुँ, हुँ, तो करेक्ट। मैं खुद उस अब सर्च में हूँ। कल सीटेट का मेरा जब रिज़ल्ट आया, तो मैंने अपने सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट एरिया है सोशल साइंस, मैंने उसको देखा, तो मुझे समझ में आया कि मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना है, हुँ, वो हुँ, मेरा रहेगा सब्जेक्ट एरिया। ठीक है। तो मैं भी सबसे ज़्यादा उसी पे फ़ोकस कर रही हूँ कि मैं उसको कैसे थोड़े से ईज़ियर वे में और थोड़ा-सा जल्दी मैं उसको कवर कर पाऊँ। हुँ, लैंग्वेज का मैम सबसे लैंग्वेज में, क्योंकि जो सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आपका रहता है हमारा पैसेज। हुँ, पैसेज को आप जितने भी पैसेजेस आपने जैसे 12th तक हमारे स्कूल्स में पैसेजेस आए हैं, जितने भी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हुँ, आप पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। हुँ, पैसेज बहुत टफ नहीं होते। मैंने जब अपना पैसेज कंपेयर किया था, तो मेरे स्कूल लेवल से ईज़ी था सीटेट का पैसेज। सही बात है। वो उतना टफ नहीं होता। हाँ, जो इंग्लिश जैसे मेरे मेरे जैसे 2 इस बार 2 शिफ्ट में पेपर हुए। हुँ, 14
एंड 15th। 15th। अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो लैंग्वेज वाला पोर्शन था, हिंदी मेरी लैंग्वेज 1 है, इंग्लिश लैंग्वेज 2 है। तो लैंग्वेज 1 का जो हिंदी का पेपर था, वो दूसरे दिन के लैंग्वेज के हिंदी के पेपर से थोड़ा-सा ईज़ी था, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी-सी ईज़ी थी। अब जो इंग्लिश के बच्चे हैं, जिनको जो प्रेफ़रेंस देते हैं लैंग्वेज 1 को एज़ एन इंग्लिश और लैंग्वेज 2 एज़ अ हिंदी, उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, तो टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है। यहाँ पेपर टैकल करने का ईज़ी तरीका, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपको आई थिंक अब तो सब जगह ये क्लियर हो चुका है कि जो हमारी लैंग्वेज आती है वो ट्रांसलेशन में होती है। जो आप बहुत इजीली लैंग्वेज को क्लियर कर सकते हैं। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि दोनों में लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो, दोनों में ही हमारी लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी दी हुई है और उसी में लैंग्वेज 1 इंग्लिश दी हुई है, तो वो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन होगा। यस। हाँ, वो पैसेज को छोड़ के उसके बाद के जितने भी हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रांसलेटेड होते हैं। तो जिसको लैंग्वेज 1 जिसने इंग्लिश ली है, वो उसके लिए तो ईज़ी है कि वो टैकल कर सकता है। अगर कोई बच्चा है जिसने हिंदी बैकग्राउंड से रहा है और उसने लैंग्वेज 1 ले रखी है इंग्लिश, तो आप जाइए ट्रांसलेटेड वर्जन पे, उसी के सेकंड में पेज खोलिए और आपको वहाँ पे उसके ट्रांसलेटेड वर्जन मतलब टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो मिल जाएंगी ईज़िली। और वही अगर जिसने लैंग्वेज 2 हिंदी ले रखा है, उसको, क्योंकि इस बार मैंने भी ऐसे हेल्प ली, अगर मुझे कोई टर्मिनोलॉजीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन रहेगा मेरा पीछे, उससे ईज़िली रहता है। ये बहुत अच्छा है और आप काफ़ी बच्चों को नहीं पता है। 92, अगर मैं बहुत रफली कहूँ तो 80 बच्चों को नहीं पता, मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में काफ़ी बच्चों को नहीं पता था कि वो ट्रांसलेटेड होता है। तो जो कहते हैं कि यार वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, तो उसमें कहना क्या चाह रहे थे, टर्मिनोलॉजीज़ टफ थी, तो वो पेपर को थोड़ा-सा ईज़ी बना देता है, दोनों लैंग्वेज आपको ईज़ी हो जाएँगी। अब हम जब जाते हैं सीडीपी पोर्शन पे, तो सीडीपी पोर्शन पे इस बार सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस थे पियाजे, वाइगोस्की के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। और उसका इंटेलिजेंस थ्योरी जो हमारी थी गार्डनर की, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे दोनों दिन। तो आप सबसे पहले पूरा सिलेबस उठाइए, जहाँ उसमें सबसे पहले आप जो मेजर थ्योरीज़ हैं, आप डेवलपमेंट की थ्योरी ज़रूर पढ़िए। डेवलपमेंट से तो क्वेश्चन रहेगा, 2 टू 3 क्वेश्चंस आपके डेवलपमेंट से रहेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा किससे रिपीटेडली पूछा जा रहा है। पियाजे फिक्स हैं आपके, वाइगोस्की फिक्स हैं, इंटेलिजेंस थ्योरी में अगर आप जाते हैं तो आपके गार्डनर फिक्स हैं, जो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि और सबसे बड़ी बात हमारी, क्योंकि अब जो सीटेट बन रहा है वो एनईपी 2020 में जो अप्रोचेस हैं, उसको सीडीपी कहाँ कवर कर रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे इंडिविजुअलिटी की जब बात करते हैं, तो उसमें गार्डनर की थ्योरी सबसे प्राइम पे रखी जाती है। इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, तो आप मेजर पोर्शन वो कवर कीजिए। उसके बाद आपके मेजर असेसमेंट से आ जाएगा क्वेश्चन, वो 1-2 क्वेश्चन हार्डली रहते हैं। और थोड़ा-सा और सीडीपी कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब आप बीएड कर रहे हैं, उस वक़्त आप जो क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट एरिया है, क्योंकि मैंने जितने भी सिलेबस को कंपेयर किया अब तक, उसमें सब जगह असेसमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में पूरा कवर हो जाता है, असेसमेंट है। आप वहाँ से उन चीज़ों को थोड़ा-सा पहले से हल्का-सा, क्योंकि आपको पता है कि आप बीएड में आए हो, तो आपको सीटेट देना है, इट्स कंपल्सरी। तो आप अपने जब सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा-सा इस अप्रोच से भी पढ़ें कि आगे मुझे इसका एक एग्ज़ाम भी देना है, जो मुझे कंपल्सरी क्लियर करना है। सबके दिमाग में कि बीएड में एंटर करते हुए आपका पहला रहता है कि यार सीटेट क्लियर करके इसको पहले साइडलाइन कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब हमारी बारी आती है सोशल साइंस पे। सोशल साइंस की अगर आपका पेडागोजिकल प्रोसेस थोड़ा-सा ईज़ी है, तो आपको 20 मार्क्स पहले हट जाएँगे। जो हमारा क्वेश्चन जो 60 मार्क्स है, जिसमें से 40 मार्क्स हमारे कंटेंट के हैं और 20 मार्क्स हमारे पेडागोजिकल प्रोसेस के हैं। तो आप जब सीडीपी तैयार करते हो, उस टाइम पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपकी सोशल साइंस की अप्रोच की आपकी क्लियर होती चली जाती हैं, क्योंकि आप में जब जितनी भी थ्योरीज़ हमें पढ़ाई जाती हैं, उसमें हमें उसके प्रैक्टिकल यूज़, क्लासरूम प्रैक्टिकल यूज़ हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन-सी थ्योरी का कौन-सी अप्रोच यूज़ आएगी। तो वो 20 मार्क्स पहले हमारे कवर हो जाते हैं उस पेडागोजिकल प्रोसेस में। अब जो बचा है 40 मार्क्स, जो हमारा कंटेंट का है, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमें यही है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसमें आप एक्सटेंडेड फॉर्म में आप
6 टू 8 की सारी बुक्स लेके आप नहीं बैठ सकते हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की एंड पॉलिटिकल की। करेक्ट। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम और शायद करना भी नहीं चाहिए क्योंकि 40 मार्क्स के लिए आप और भी हैं जिसके चक्कर में आप सिर्फ 40 मार्क्स के लिए वो आप 7-8 बुक्स नहीं पढ़ सकते। उसमें थोड़ा-सा आपको प्रीवियस ईयर इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, कि सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन रहते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी से, तो यूनिवर्स से क्वेश्चन रहेंगे आपके वाटर साइकिल से क्वेश्चन रहते हैं, कंपल्सरी हैं। टाइमलाइन से क्वेश्चन रहेंगे आपके जो हमारे टाइमलाइन के क्वेश्चन रहेंगे, ये रिपीटेड है। हिस्ट्री से आपको नहीं पता क्योंकि हिस्ट्री का इतना वास्ट सिलेबस है, आप नहीं टीचर के भी माइंडसेट को आप नहीं पढ़ सकते कि किस तरीके के क्वेश्चन देने वाले हैं। लास्ट ईयर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा थे, इस बार एंशिएंट प्लस मॉडल मिक्स था मोस्ट ऑफ। पॉलिटिकल के कुछ पोर्शन है जो एकदम वो फिक्स रखते हैं क्योंकि पॉलिटिकल का इतना ज्यादा पोर्शन आता नहीं है सिविक्स का। मेजरली आपको ज्योग्राफी पे फोकस करना है क्योंकि सबसे ज्यादा 40 में से अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो एटलीस्ट 10 टू 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहते हैं आपको। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिलेंगे, उससे कम अगर बात करूँ 6 टू 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के और उसके बाद का 5 से 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो आप ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस कीजिए, वो रहेगा। और प्लस आगे मैं खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मैं अपने अप्रोचेस को कैसे ज्यादा इम्प्रूव करूँ। ओके। और मैं भी उस पर भी काम कर रही हूँ ओके। कि आगे जो नहीं लक्ष्मी आप ऐड कीजिए जो आप कर रहे थे। नहीं मैम आप बोलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके। लक्ष्मी मैं यहाँ पे एक चीज़ जस्ट ऐड करना चाहूँगी कि इस पूरे जर्नी में जब आप सीटेट की प्रेप करते हो तो इसमें पीवाईक्यूज किस हद तक मदद करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, और स्टूडेंट्स को लेटेस्ट कहाँ तक पीवाईक्यूज लगाना चाहिए। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अंधाधुंध 10 साल के, मतलब अगर 2011 में पेपर शुरू हुआ है तो 2011 से ही वो लगे हुए हैं कि भाई सीटेट लगाओ। मतलब लेटेस्ट कहाँ तक का स्टूडेंट चूज करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि उनके लिए वो काफी स्मार्टली वर्क करेगा एग्जामिनेशन में। बेसिकली मैम आप पीवाईक्यू क्योंकि हम पूरी थ्योरी अब काफी क्या होता है कि काफी बच्चे पूरा सिलेबस कवर नहीं करते, शायद मैंने भी नहीं किया होगा बहुत पोर्शन वाइज। तो आप एक टॉपिक आपने पढ़ा, देन उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाइए कि इस जो टॉपिक मैंने आज कंफर्म किया, कोई भी एक थ्योरी पढ़ी, डेवलपमेंट की थ्योरी मैंने सबसे पहले वर्क किया। मैम क्या मैं अपना वीडियो ऑफ कर सकते? एक्चुअली मेरा चार्जिंग यार रिकॉर्ड हो रहा है सेशन बहुत भाई। नहीं 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 बहुत नहीं आप इशू हो जाता है इसमें। कोई नहीं कंटिन्यू करो। और उसके बाद जैसे हम जो पीवाईक्यूज लगाते हैं, आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके आप हार्डली एक पीवाईक्यू लगाइए जिसमें सिर्फ 30 वो क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे दिल्ली बाइट्स में मिला। बट इस पूरी मेरी जर्नी में जो सबसे ज्यादा मुझे, अब मैं भी जैसे आप सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी कंफ्यूज रहते हैं कि सीटेट में प्रिपेयर कहाँ से करें या फिर इतना सारा सिलेबस है एक विद इन अ गिवन टाइम पीरियड में कैसे कवर करें। क्योंकि उसके साथ साथ आपको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि बीएड की जो जर्नी है हमारी 2 साल की, उसी में हम सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। अब उस जर्नी में हमें जो बीएड का सिलेबस है उसके साथ साथ कैसे एक शॉर्टर पीरियड में हम एक स्मार्ट वर्क के जरिए कैसे हम सीटेट क्वालिफाई करें। तो इस पूरी एक मेरी जर्नी में जहां मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ बीएड की, मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी, गाइडेंस चाहिए थी ताकि मैं जल्दी ये चीजें कंप्लीट कर पाऊँ। तो इस मेरी पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो रहा वो रहा मेरा दिल्ली बाइट से जो मेरा सीटेट बैच मैंने लिया था उसके साथ। उससे एक प्रॉपर गाइडेंस रहती है और सबसे बड़ी बात है कि आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस इन द सेंस ये नहीं कि आपको लाइव आपके चैनल पे उन्होंने लाइव कर दिया, आपका जब मन करेगा तब आप देख लीजिए, जो आज क्लास लाइव हुई वो 2 दिन बाद कवर हो रही है, 3 दिन बाद कवर हो रही है, नहीं। लाइव क्लासेस इन द सेंस जैसे आप डेली क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे। मैंने एक्चुअली दिल्ली बाइट्स का जो सीटेट बैच था वो लिया था मैंने जुलाई 24 के सीटेट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं उस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाई। अब मेरे को दिल्ली बाइट से सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये रहा कि जो मेरा अप्रैल में लिया हुआ बैच था जुलाई 24 के लिए, उसकी क्लासेस उन्होंने इस वक्त तक भी, मतलब इट ऑलमोस्ट अ ईयर, एक ईयर होने वाला है, इस वक्त भी
उन्होंने वो क्लासेस डिलीट नहीं करी, वो क्लासेस मेरे पास रहीं। मैंने उनको दोबारा से देखा दिसंबर सीटेट के लिए, और वो क्लासेस मतलब जो सबसे ज़्यादा अगर मुझे हेल्पफुल रहा तो वो उसमें हमारी रिमझिम मैम की सीडीपी की क्लासेस रहीं सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि अगर आपके सीडीपी से आपकी पेडागोजिकल अप्रोच अगर क्लियर है तो आपका जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का जो नज़रिया होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है, चाहे लैंग्वेज 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे सीडीपी में हो, चाहे आपकी खुद के सब्जेक्ट में हो। तो मेरी इस पूरी जर्नी में जो पूरी, मैं 6 मंथ की तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा बैच थोड़ा-सा पुराना था। इस पूरी 1 साल की जर्नी में बीएड को कैसे लेना है और आगे अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए वो सीटेड बैच ने मेरी सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड को काफ़ी क्लियर किया है। ये पूरा जो मेरा बैच रहा। तो मैं इसके लिए हमेशा से, आज से नहीं, बहुत पहले से मैं दिल्ली बाइट्स के लिए हमेशा से बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ यहाँ की हर फैकल्टी के लिए। कोई भी हमें क्वेरी रहती है, एक लिमिट क्वेश्चंस होते हैं हमारे बीएड से रिलेटेड, टीचिंग क्लासेस से रिलेटेड, अपकमिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कोई भी आप क्वेरी डालिए आपको तुरंत जवाब मिलते हैं, कोई ये नहीं है। सबसे बड़ी बात इन्होंने जितना ये क्लियर करते हैं कि हम इस टाइम पीरियड में ये क्लासेस देंगे, उसमें कोई ये नहीं है कि आप इन्होंने बोला कि लाइव क्लासेस होंगी तो लाइव क्लासेस होंगी। आपको रात में 9 बजे आपको बैठना है क्लासेस के लिए। आपका सबसे अच्छा टाइम ये है कि आपके पूरे दिन में से आप 3 घंटे प्रॉपर एक स्कूल स्टूडेंट की तरह आपको बैठना है। इससे आपका एक टाइम पीरियड बना रहता है, आप चीज़ें टाल नहीं सकते। आपका डेली वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहती है टीचर के साथ, अब जब बात करते हैं आप इसमें, हम जब बीएड में एक वर्ड पढ़ते हैं, लर्नर एक एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता। तो दिल्ली बाइट के साथ क्लासेस में मेरे लिए सबसे अच्छा रहा कि मैं इसमें पूरे टाइम एक्टिव रही। हाँ, कुछ क्लासेस मैंने बीच में छोड़ी क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, बट वो जो दोबारा से रिकैप किया तो वो सब कुछ रिवाइंड होता है। आप एक बार भी अगर आप क्लासेस देख लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन क्लियर हो जाती हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल्ली बाइट्स का कि राइट टाइम पे मुझे मिल गए। मुझे रिग्रेट नहीं रहा कि मुझे 6 महीने पहले बैच मिल जाता तो अच्छा मैं कर लेती। नहीं, विद इन अ टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रहा कि मैं जुड़ गई और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। तो थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सो मच लक्ष्मी। लक्ष्मी, एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि आप अपने पूरे जर्नी को, पूरे प्रिपरेशन को एक वन लाइन में समेट के अगर हमारे एस्पिरेंट्स को आप बताओ, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे लक्ष्मी? वन लाइन में मैम इसको अगर मैं कहूँ तो स्ट्रैटेजीज एंड डेडिकेशन ओके। हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा, और एग्ज़ाम हॉल में बी काम, आप फिर स्टार्ट करें क्योंकि जितनी प्रिपरेशन होती है वो डेडिकेशन 3 मंथ का और स्ट्रैटेजीज का प्रिपरेशन का, उस एग्ज़ाम हॉल में आपको 3 घंटे में, 2.5 घंटे में दिखाना है। और वो ज़रूरी है कि जब आपका माइंड काम रहेगा तब आप वो चीज़ें रिवाइंड कर पाएंगे। स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम करता है। एग्ज़ाम हॉल में प्लीज़ आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँचिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, या फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगेगा कि यार प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कामनेस को रखने के लिए थोड़ा-सा पहले पहुँचिए ताकि आप वहाँ पे सीट पे अपने बैठने के बाद थोड़े-से रिलैक्स्ड हो जाएँ। ये ना रहे कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, आप पहुँच रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं। Okay. Okay. Thank you so much, Lakshmi. This will be all for this particular session. Thank you so much for your time and for your थैंक यू words. सो मच Thank मैम। you.